I again request all the participants to please switch on your cameras. And we are starting with the second session now on the flood forecasting activity of CWC. Sir, is my screen is visible to you? नहीं मैम अभी नहीं विजिबल है. हाँ now it's visible. Yes. Okay. Shall we start now, sir, or wait? Yes ma'am, sure. So now we will discuss on the topic flood forecasting activities in CWC. So introduction part already we have discussed in the earlier session. What is flood? Overview of water that submerges land that are usually dry. Now next slide is showing the causes of floods. There are many reasons. There are many causes are there. Suppose for example precipitation, intensity and duration. मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है बहुत कम टाइम के लिए. अगर कम टाइम के लिए इंटेंसिटी ज़्यादा है तभी फ्लड हो सकती है, और अगर धीरे धीरे इंटेंसिटी कम है पर ड्यूरेशन ज़्यादा है तब भी उस प्रेसिपिटेशन से फ्लड हो सकती है. Next, inadequate channel capacity. Already we have discussed. अगर siltations की वजह से अगर channel का मतलब बेड रिवर बेड ऊपर आ जाता है तो उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, तो फिर अगर बहुत ज़्यादा पानी आती है तो फिर वो चैनल उसको नहीं ले पाता है, तो फिर वो ओवरफ्लो कर देता है, तब भी आसपास के एरिया फ्लडेड हो सकती है. Encroachment of flood plains, फिर बैंक इरोजन, अनकंट्रोल्ड रिलीज फ्रॉम डैम्स. अगर अपस्ट्रीम में कोई डैम्स है, अगर वो अचानक से तुरंत से बहुत ज़्यादा पानी रिलीज कर देता है तो नीचे डाउनस्ट्रीम में वो फ्लड कर जाएगा, तो फिर वो भी एक कारण हो सकती है. लैंडस्लाइड भी एक कारण हो सकता है. एक बार क्या है, लैंडस्लाइड की वजह से एक सिक्किम के ऊपर ही एक वहाँ पे एक नेचुरल सा लेक बन गया, और बहुत सालों तक वहाँ पानी जमा होते होते एक बड़ा सा हुआ, और जब वो लेक बर्स्ट हुआ, ये 1968 की बात है, तब वहाँ पे जलपाईगुड़ी टाउन पूरा डूब गया था. इतना ज़्यादा पानी आ गया. एक 2023 में भी अभी रिसेंटली वहाँ पे हुआ है, वो भी लेक बर्स्ट की वजह से हुआ. फिर जैसे टाइडल फ्लड मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, टाइडल एंड बैक वाटर इफेक्ट से भी फ्लड आ सकती है. फिर पुअर ड्रेनेज की वजह से, जैसे अर्बन फ्लड के केस में हमने डिस्कस किया, पुअर ड्रेनेज की वजह से भी वहाँ पे अर्बन फ्लड मेनली पुअर ड्रेनेज की वजह से ही होता है, तो वो भी एक कारण हम बोल सकते हैं. फिर स्नो मेल्ट एंड ग्लेशियल आउटबर्स्ट, उससे भी नदी में स्नो मेल्ट की वजह से बहुत ज़्यादा पानी अचानक से आ जाएगा, तो फिर आसपास की एरिया वो इनंडेट कर सकता है. और ये सारा जो है ना, वो सारा एक ही तरफ इशारा करता है, एक्सट्रीम इवेंट्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से ये सारा जो नेचुरल हैजर्ड्स है इसकी होने की, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है. So these are the causes of floods. Already we have discussed in our earlier session also. And this is the types of flood: riverine flooding, flash flood, stormwater flooding, or urban flooding, coastal floods. These all things we already discussed. और ये स्लाइड भी जो शो करता है फ्लड डैमेजेस स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया. और दीज आर द फ्लड प्रोन एरियाज. ऑलरेडी वी डिस्कस दैट यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम, दीज आर द मेन फ्लड प्रोन स्टेट्स इन इंडिया. क्यों? क्योंकि यहाँ से जो मेन रिवर्स जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र, दीज ऑल आर दीज टू रिवर्स आर फ्लोइंग थ्रू दीज स्टेट्स, एंड इसके आसपास की एरिया जो है लायबल टू फ्लड है. यहाँ मैप में इट इज शोइंग विद द रेड कलर.
और ये स्ट्रक्चरल मेजर्स, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। स्ट्रक्चरल मेजर्स, नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स। स्ट्रक्चरल मेजर्स जहाँ कुछ स्ट्रक्चर बना के हम पानी को रोकते हैं लोगों के पास आने से, और ये जो नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स है, यहाँ पे हम लोगों को ही पानी से दूर करते हैं। यहाँ पे हम कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं, यहाँ हम अर्ली वार्निंग देते हैं, फ्लड प्लेन जोनिंग करते हैं, और लोगों को अवेयर करते हैं कि पानी आ रहा है, और पानी अगर आ गया तो उसके साथ कैसे हम निपट सकते हैं। ये सारा नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स के उसमें आता है, तो इसी को ही हम अभी डिस्कस करेंगे, कैसे CWC ये नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स में कैसे फ्लड वार्निंग इशू करती है, क्या नेटवर्क है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम अभी बताएंगे। ये जो है फ्लड फोरकास्टिंग नेटवर्क ऑफ CWC इन 2025, ये देख सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोलॉजिकल स्टेशंस कितने हैं टोटल इंडिया में? 1543 है, उसमें से 1525 इज वो वर्क कर रहा है, और 18 है अंडर रिव्यू में। मेस स्टेशन है 1252 और एक्सक्लूसिव मेस स्टेशन है 74। मतलब 1252 में रेनफॉल वगैरह तो मेजर होता ही है, वाटर लेवल भी मेजर होता है, और एक्सक्लूसिव मेस सेक्शन 74 है, जहाँ सिर्फ रेनफॉल मेजर होता है, टेम्परेचर, वाटर क्वालिटी, ये टेम्परेचर, ये सब जहाँ विंड वेलोसिटी, ये सब जरा जहाँ मेजर होता है वो है उतना नंबर ऑफ स्टेशंस कितना है? 74। ऑल ओवर इंडिया में टेलीमेट्री स्टेशन है 1121, उसमें से मॉडलिंग सेंटर है 27, लेवल फोरकास्टिंग स्टेशन है 200, इनफ्लो फोरकास्टिंग स्टेशन है 150, DFCR मतलब डिविजनल फ्लड कंट्रोल रूम, मैं इन सब के बारे में डिटेल्स में बताऊंगी। डिविजनल फ्लड कंट्रोल रूम है 36, और CFCR है सेंट्रल फ्लड कंट्रोल रूम, जो कि दिल्ली में है, वो है 1। और जितने सारे ये ब्लू डॉट्स है ना, ये सब इनफ्लो फोरकास्टिंग स्टेशन है। इनफ्लो फोरकास्टिंग स्टेशन मीन जहाँ पे डैम्स, बैराजेस ये सब बनी हुई है, वहाँ पे जो इनफ्लो हम इशू करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, वो है इनफ्लो फोरकास्टिंग स्टेशन। दीज ऑल आर शोइंग विद द ब्लू कलर डॉट्स। और जो ग्रीन कलर्स है, ऐसे ग्रीन कलर है, ये सारे लेवल फोरकास्टिंग स्टेशन है, जो कि नदी के ऊपर फोरकास्टिंग स्टेशन बने हुए हैं, जहां हम फोरकास्ट इशू करते हैं, लेवल फोरकास्ट इशू करते हैं। और वो ज़्यादातर यही गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब रिवर के ऊपर ही बने हैं। बाकी भी है गोदावरी, बाकी तापी, सब नदियों में भी है, लेकिन ज़्यादातर इस एरिया में है। तो कितने स्टेशन है लेवल फोरकास्टिंग स्टेशन? 2025 तक 200 है। ये है स्टेट वाइज नेटवर्क ऑफ फ्लड फोरकास्टिंग स्टेशंस। इसमें लेवल फोरकास्टिंग स्टेशंस ग्रीन कलर से दिखाया गया है, और इनफ्लो है ब्लू कलर से। आप अपने अपने स्टेट जहां से आप बिलोंग करते हैं, आप देख सकते हैं आपके स्टेट में कितने लेवल फोरकास्टिंग स्टेशन है और कितने इनफ्लो फोरकास्टिंग स्टेशन है। ये तो हो गया डायग्राम, और ये है टेबुलर फॉर्म में, यहाँ से भी आप अपना देख सकते हैं। यहाँ से स्टडी करेंगे तो देखेंगे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, आसाम में सबसे ज़्यादा जो है लेवल फोरकास्टिंग स्टेशंस है, और झारखंड में, कर्नाटका में, ये सब में इनफ्लो फोरकास्टिंग स्टेशंस ज़्यादा है। FF नेटवर्क कवर्स 24 स्टेट्स एंड 3 UTs। यहाँ पे 24 स्टेट्स है और 3 यूनियन टेरिटरीज है, सब मिला के 27 है। अप टू 2024 ये 25 था, ये नंबर 22 एंड 3 था, तो 25 था लास्ट ईयर, मतलब 2025 में मिजोरम और पंजाब, ये दो स्टेट्स ऐड हुए हैं, जहाँ पे एक एक इनफ्लो फोरकास्टिंग स्टेशंस ऐड किए गए हैं, तो फिर अब इसका नंबर टोटल हो गया है 27। एंड फ्लड फोरकास्टिंग नॉट कवर्ड इन गोवा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, इन 4 स्टेटों में फ्लड फोरकास्टिंग सेटअप अभी तक हमारा नहीं है, जबकि लद्दाख, पुडुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार स्टेशन, इन 5 UTs में भी अपना कोई फ्लड फोरकास्टिंग का नेटवर्क नहीं है, और लक्षद्वीप में तो कोई रिवर ही नहीं है। ये हो गया स्टेट वाइज नेटवर्क ऑफ फ्लड फोरकास्टिंग नेटवर्क। और ये हो गया बेसिन वाइज, कौन से रिवर बेसिन में कितने बेसिन है? 20 रिवर बेसिन है हमारे, टोटल 20 रिवर बेसिन है। ये सब देखिए, रिवर इंदास है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र, बराक, सुवर्णरेखा, ये सारे सारे बेसिन है, टोटल है 20।
और 20 में आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो है फोरकास्टिंग स्टेशन कहाँ कौन सा बेसिन में है, गंगा में है, और उसके बाद है ब्रह्मपुत्र, और उसके बाद गोदावरी। और ये है फ्लड फोरकास्टिंग नेटवर्क इन इंडिया ड्यूरिंग 2025। ये वही वाला है, ऑलरेडी हमने उसमें भी देख लिया है। ये ग्रीन डॉट्स सारे जो है उसी बेल्ट में है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमने अभी भी टेबुलर फॉर्म में भी देखा है कि बिहार में, यूपी में और असम में जहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र है वहाँ पे लेवल फोरकास्टिंग स्टेशन ज़्यादा है, और रेस्ट ओवर इंडिया में बाकी साउथ इस सब एरिया में, झारखंड में ब्लू कलर डॉट्स ज़्यादा है, मतलब इन्फो फोरकास्टिंग स्टेशन ज़्यादा है। दिस स्लाइड इज शोइंग डेजिग्नेटेड फ्लड पीरियड। जैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि इंडिया में जो है ना रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू वास्ट क्लाइमेटिक डिफरेंस की वजह से रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग है। तो उसी हिसाब से फ्लड पीरियड भी अलग अलग पीरियड में लिया गया है। जैसे ब्रह्मपुत्र एंड बराक, ये जो नदियां है यहाँ मई महीने से ही, मतलब प्री मानसून सीजन से ही बारिश शुरू हो जाती है, तो इसका फ्लड पीरियड लिया गया है 1 मई टू 31 अक्टूबर। यहाँ कौन कौन सा है, ब्रह्मपुत्र एंड बराक, मतलब यहाँ पे क्या क्या रिवर्स है, तीस्ता है, और फिर स्टेट्स क्या क्या है, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, नॉर्थ बंगाल, सिक्किम। नॉर्थ बंगाल एंड सिक्किम ये सब एरिया में तीस्ता, जलढका ये सब रिवर है, और आसाम में तो ब्रह्मपुत्र है ही है, उसके साथ वाली नदियां भी है। तो और झीलम बेसिन में भी 1 मई से 31 अक्टूबर तक फ्लड पीरियड माना लिया गया है। यहाँ से 1 मई से ही जो फ्लड फोरकास्टिंग एक्टिविटीज है, जो भी है डेटा कलेक्ट करना, एंट्री करना, ये सारा 1 मई से शुरू हो जाता है और 31 अक्टूबर तक चलता है। बाकी रेस्ट ओवर इंडिया में ऑल अदर बेसिन्स अप टू कृष्णा बेसिन इंक्लूडिंग द सब बेसिन ऑफ कृष्णा सच एज, sorry, not including, excluding Krishna such as Ghatprabha, Malaprabha, sub-basins of Tungabhadra such as Tunga and Bhadra। मतलब घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगा एंड भद्रा ये सब को छोड़ के ऑल अदर बेसिन्स अप टू कृष्णा बेसिन्स, इनका फ्लड पीरियड है 1 जून टू 31 अक्टूबर। यहाँ पे मेनली साउथ वेस्ट मानसून के लिए ही बारिश होती है, और उसके रिगार्डिंग नदियों में पानी भरता है, और फ्लड फोरकास्टिंग और बाकी जो एक्टिविटी है वो तभी उसी पीरियड में होता है। तो ये एरिया का फ्लड पीरियड लिया गया है 1 जून टू 31 अक्टूबर। और 1 जून टू 31 दिसंबर तक ये जो हमने एक्सक्लूड कर दिया था द सब बेसिन्स ऑफ कृष्णा, वो भी इंक्लूड कर लिया है। तो ऑल बेसिन्स साउथ ऑफ कृष्णा बेसिन एंड द सब बेसिन्स ऑफ कृष्णा सच एज घाटप्रभा, मालप्रभा एंड सब बेसिन्स ऑफ तुंगभद्रा सच एज तुंगा एंड भद्रा, ये सब को लेके 31 दिसंबर तक, 1 जून से 31 दिसंबर तक फ्लड पीरियड रहता है। दीज आर द डेजिग्नेटेड फ्लड पीरियड, मतलब ब्रह्मपुत्र ये तो आसाम में है ही, इंक्लूडिंग नॉर्थ बंगाल जहाँ पे तीस्ता, जलढका ये सारी नदियां है, ये सब में, और साथ में झेलम बेसिन में भी 1 मई से 31 अक्टूबर तक फ्लड पीरियड है। और बाकी ऑल ओवर इंडिया में एक्सक्लूडिंग सब बेसिन्स ऑफ कृष्णा, ये सब में 1 जून टू 31 अक्टूबर, और इंक्लूडिंग सब बेसिन्स ऑफ कृष्णा ये 31 दिसंबर तक ये फ्लड पीरियड कैटेगराइज की हुई है। ड्यूरिंग फ्लड पीरियड क्या होता है, हाइड्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसीज आर स्टेप्ड अप, फ्लड बुलेटिन्स, फ्लड फोरकास्ट्स आर issued at various intervals based on evolving hydrological situation, and coordinated actions with ministries and IMD, NDMA, SDMA, NDRF are fully activated। तो इस पीरियड में क्या होता है, जैसे मतलब 1 मई हो जाता है, 1 मई से ब्रह्मपुत्र बेसिन और ये झेलम बेसिन में जो भी डिविजन्स है, डिविजनल फ्लड कंट्रोल ऑलरेडी मैंने बोला ना 36 है, उन में फ्लड फोरकास्टिंग एक्टिविटीज शुरू हो जाती है। ऐसे तो नॉन मानसून में, मतलब इस पीरियड के बाहर वाटर लेवल ऑब्जर्व होता है 3 आवर्स, 6 आवर्स में होता है, फिर 13 आवर्स में होता है, और मेरे ख्याल से 18 आवर्स में होता है। 3 टाइम्स वाटर लेवल ऑब्जर्व होता है, बट जैसे ही ये पीरियड होता है 1 मई से, वो आवरली बेसिस में वार्निंग वाटर लेवल मेजर होता है।
और डिस्चार्ज मेजर करते हैं दिन में एक बार। तो इस टाइप का ऑब्जर्वेशन शुरू हो जाता है। फिर उसके बेसिस में अगर कहीं पे वार्निंग लेवल टच कर रहा है तो उसके बेसिस में फोरकास्ट इशू होता है, और फोरकास्ट इशू होता है उस हिसाब से बुलेटिन भी इशू होता है। बुलेटिन में क्या क्या रहता है? बुलेटिन में रहता है उस दिन का वाटर लेवल कितना है, उस दिन रेनफॉल कितना है, अगर फोरकास्ट है तो कितना फोरकास्ट है, ये सारा कुछ फ्लड बुलेटिन में रहता है। और वो बाकी हम स्टेट गवर्नमेंट और बाकी जो अदर अथॉरिटीज है, स्टेक होल्डर्स है, उनको हम प्रोवाइड करते हैं। तो वो लोग उस हिसाब से अपना एक्शन लेते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज जो है 1 मई से यहाँ शुरू हो जाती है। बाकी रेस्ट ओवर इंडिया में 1 जून से शुरू हो जाती है। और ये सब खत्म कब होता है? यहाँ ब्रह्मपुत्र, बराक और इंदास में 31 अक्टूबर को खत्म हो जाता है। और यहाँ साउथ ऑफ कृष्णा में घाट प्रभा, मालप्रभा, ये सब 31 दिसंबर तक चलता है, क्योंकि ये सब एरिया में नॉर्थ ईस्ट मानसून ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो उसकी वजह से रेनफॉल होता है अक्टूबर टू दिसंबर। बाकी इन दो जगह पे साउथ ईस्ट मानसून के लिए बारिश होती है, जो कि 30 अक्टूबर तक एक्टिव रहता है, उसके बाद विड्रॉ हो जाता है। तो यहाँ फ्लड पीरियड तभी तक के लिए लिया गया है। और ये जो स्लाइड है इसमें शो कर रहा है लोकेशन ऑफ सेंट्रल फ्लड कंट्रोल रूम एंड डिविजनल फ्लड कंट्रोल रूम ऑफ सीडब्ल्यूसी। ये है फ्लड कंट्रोल रूम, सेंट्रल फ्लड कंट्रोल रूम, ये दिल्ली में है, ये रेड कलर है। और बाकी जो जगह है वहाँ पे डिविजनल फ्लड कंट्रोल रूम है। 32 divisional offices of CWC involved in FF activities. There are 36 DFCR. मतलब 36 DFCR में वाटर लेवल ऑब्जर्व होता है, डिस्चार्ज ऑब्जर्व होता है, बट और वो सब सारे विम्स में एंट्री भी होते हैं। और कुछ कुछ डिविजन्स में फोरकास्ट इशू नहीं होता है, वहाँ से वाटर लेवल ऑब्जर्वेशन होता है, तो वहाँ में है ना बुलेटिन इशू नहीं होता है। तो ऐसे कुछ कुछ डिविजन्स को छोड़ के बाकी 32 डिविजनल ऑफिस में CWC इन्वॉल्व इन फ्लड फोरकास्टिंग एक्टिविटीज। मतलब वहाँ पे फोरकास्ट इशू होता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट वालों को वो लोग बुलेटिन इशू करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ये इतने कितने सारे हैं, 32 डिविजनल ऑफिस में ये सारे काम में होते हैं। और ये है CWC कोऑर्डिनेशन इन FF एक्टिविटीज। यहाँ पे हम किसके अदर ऑर्गेनाइजेशन, अदर डिपार्टमेंट के साथ हम कोऑर्डिनेशन करके अपना काम जो है वो करते हैं। वो जैसे SDMA हो गया, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, फिर वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट्स के स्टेट के जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDRF, IMD, इन सब के साथ NRSC, NCMRWF, CDEC, इन सब के साथ हमारा कोलैबोरेशन होता है। हम उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, ये लोग भी हमसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, और उसको हम फोरकास्ट में यूज करते हैं और लोगों को अलर्ट करने के लिए। और इसमें 1 to 5 जो है ये इन लोगों से हम डेटा वगैरह लेते हैं टू प्रोवाइड टू गिव शॉर्ट रेंज फोरकास्ट, जो हम कन्वेंशनल मेथड से यूज करके करते हैं। और ये जो है CDEC, NCMRWF और NRSC, इनसे हम डेटा लेते हैं, और ये डाटा मेनली मॉडलिंग में यूज होता है। मॉडलिंग में यूज करके हम वो 7 एडवाइजरी फोरकास्ट और जो भी है वो लोग इशू करते हैं। ये है फ्लड फोरकास्टिंग सेटअप। ये देखिए डिविजनल फ्लड कंट्रोल रूम, यहाँ पे क्या क्या होता है, और सेंट्रल फ्लड कंट्रोल रूम यहाँ पे क्या क्या होता है, ये सारा मैं अभी आपको बताती हूँ। डिविजनल फ्लड कंट्रोल रूम में क्या है, CWC साइट से, बेस स्टेशन से वाटर लेवल, रेनफॉल, वाटर क्वालिटी, डिस्चार्ज, ये सारा जो है इंफॉर्मेशन DFCR को भेजते हैं। आप सभी को पता ही होगा CWC में जो साइट ऑफिसों में क्या होता है, वाटर लेवल ऑब्जर्व होता है, रेनफॉल ऑब्जर्व होता है, फिर डिस्चार्ज लेते हैं, ये सारा डेटा वो लोग कलेक्ट करते हैं। यहाँ तो नॉन मानसून में 3 आवरली और मानसून में तो आवरली वाटर लेवल ऑब्जर्व होता है। डिस्चार्ज ऑब्जर्वेशन दिन में एक बार होता है, रेनफॉल ऑब्जर्वेशन होती है, कहीं पे 6 आवरली है, कहीं पे 3 आवरली है, तो उस हिसाब से वो लोग डेटा ऑब्जर्व करते हैं, डेटा लेते हैं। लेने के बाद वो लोग क्या करते हैं, इसको ओवर, पहले तो वो सब था वायरलेस वगैरह था, अब तो ओवर टेलीफोन वो लोग डिविजनल फ्लड कंट्रोल रूम को भेज देते हैं। ये तो हो गया वाटर लेवल, डिस्चार्ज और रेनफॉल, और जो भी है वाटर क्वालिटी है, डिस्चार्ज है, उसको डिविजनल फ्लड कंट्रोल रूम में भेजते हैं। फिर जहाँ डैम्स वगैरह बनी हुई है वहाँ प्रोजेक्ट अथॉरिटीज से वो रिजर्वर रिलीज वगैरह डेटा जो है वो सब सारे कलेक्ट होता है। कहाँ कलेक्ट होता है? डिविजनल फ्लड कंट्रोल रूम में कलेक्ट होता है।
फिर आईएमडी से क्या क्या लेते हैं, आईएमडी से हम क्यूपीएफ लेते हैं, वेदर फोरकास्ट लेते हैं, रेनफॉल इंफॉर्मेशन लेते हैं। लेने के बाद डिविजनल फ्लड कंट्रोल रूम में हम क्या करते हैं, ये सारे डेटा जो है एफएफएस इंडिया, ये वीम्स में हम सारे डेटा जो है एंट्री करते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे वार्निंग लेवल क्रॉस करने को है या फिर क्रॉस कर गया, अगर फोरकास्ट इशू करना है, वो सारा फोरकास्ट इशू करके फिर हम इसको वेबसाइट में डालते हैं। और अगर फोरकास्ट इशू हुआ है, वार्निंग दिया है, फिर हम उसको वहाँ पे जो सिविल अथॉरिटीज है, जैसे कलेक्टर हो गया, डीएम हो गया, उनको हम पहले तो थ्रू मैसेंजर भेजते थे, आजकल व्हाट्सएप हो गया, ईमेल हो गया, उसके जरिए हम उनको मतलब मैसेज भेज देते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो फिर मीडिया को भी हम इसको उसका डेटा देते हैं। तभी ना न्यूज़ में आता है ना, ये खतरों के निशान से ऊपर बह रहा है, ऐसे करके न्यूज़ आते हैं। तो क्योंकि मीडिया वालों को हम ही प्रोवाइड करते हैं कि यहाँ पे पानी बढ़ रहा है, डेंजर लेवल क्रॉस कर रहा है। तो फिर ये डाटा थ्रू विम्स हमारे पास आता है सेंट्रल फ्लड कंट्रोल रूम में। सेंट्रल फ्लड कंट्रोल रूम में ये सारे ऑल ओवर इंडिया का डाटा कंपाइल होता है। होने के बाद वहाँ एक वहाँ पे भी बुलेटिन इशू होती है, वहाँ से भी डेली फ्लड बुलेटिन इशू होता है। फिर ऑरेंज फ्लड बुलेटिन इशू होता है और रेड फ्लड बुलेटिन इशू होता है। डेली फ्लड बुलेटिन डेली एक बार इशू होता है, जहाँ पे वाटर लेवल रहता है, फोरकास्ट रहता है। और ऑरेंज फ्लड बुलेटिन तभी इशू होता है जब जब कोई स्टेशन डेंजर लेवल क्रॉस कर जाता है। मतलब अगर सीवियर फ्लड में है तो फिर ऑरेंज बुलेटिन यहाँ सेंट्रल फ्लड कंट्रोल रूम से इशू होता है। और ऑरेंज फ्लड बुलेटिन इशू होता है एवरी 6 आवर्सली। अगर कोई स्टेशन एक्सट्रीम फ्लड इवेंट आ गया है, मतलब रेड हो गया है, जो हाईएस्ट फ्लड लेवल क्रॉस कर गया है, तो फिर उसके लिए हम रेड बुलेटिन इशू करते हैं। और रेड बुलेटिन एवरी 3 आवरली इशू होता है। ये सारे बुलेटिन डिफरेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स को थ्रू ईमेल जाता है, एनडीएमए को भी थ्रू ईमेल ये लोग जाते हैं। सो दीज आर द फ्लड फोरकास्टिंग सेटअप। एंड यहाँ 24x7 आवर्स कंट्रोल रूम ओपन रहते हैं, और हर टाइम हर आवरली वो अपडेट होता है। ये है फ्लड कैटेगरीज, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है मैंने अर्लियर सेशन में। तो वार्निंग लेवल अबोव नॉर्मल, वार्निंग लेवल जनरली यहाँ तक, अगर मतलब ये एक ऐसे सिंबलाइज पिक्चर है, अगर घर तक आपका पानी आता है तो फिर उतना लेवल तक जब पानी आएगा कि पानी आपके घर तक आ जाए, तो फिर हम उसको वार्निंग लेवल बोल सकते हैं। वार्निंग लेवल के ऊपर अगर पानी आता है तो फिर वो फ्लड सिचुएशन को बोलते हैं अबोव नॉर्मल सिचुएशन। मतलब ये वार्निंग लेवल से पानी ऊपर है और डेंजर लेवल से नीचे है। डेंजर लेवल जो कि लगभग 1 मीटर के ऊपर होता है वार्निंग लेवल से, नॉट नेसेसरीली, कहीं कहीं मतलब ज्यादातर वही होता है। तो वहाँ फिर इसको हम डेंजर लेवल बोलते हैं। 1 मीटर ऊपर वाला जो है उसको डेंजर लेवल, मतलब ये खिड़की तक अगर आपका पानी आता है तो वो वाला इतना तक पानी का वो जो रहता है उसको हम डेंजर लेवल बोलते हैं। और डेंजर लेवल से अगर पानी ऊपर है और हाईएस्ट फ्लड लेवल से नीचे है, तो फिर उसको हम सीवियर फ्लड कैटेगरीज में रखते हैं, और उसके लिए कलर कोड रखा है ऑरेंज कलर। और हाईएस्ट फ्लड लेवल है जो एवर रिकॉर्डेड वाटर लेवल है, उसके ऊपर अगर पानी चला गया, मतलब आप यहाँ देख सकते हैं कि छत तक आ गया है पानी, तो फिर उस टाइप का इसको बोलते हैं हम एक्सट्रीम फ्लड इवेंट्स, एंड दैट इज डिनोटेड बाय रेड कलर। अब जैसे मैंने अर्ली बताया कि अर्ली वार्निंग और फोरकास्टिंग का नोडल एजेंसी कौन है सेंट्रल में, ये सीडब्ल्यूसी है। और ये एबोव नॉर्मल फ्लड सिचुएशन हो तो किसको बोलते हैं, मतलब वाटर लेवल बिटवीन वार्निंग एंड डेंजर लेवल, एंड इट्स कलर इज येलो। और अलर्ट किनको किनको देना है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, डीएम को देना है, नोडल ऑफिसर ऑफ एनडीएमए एनडीआरएफ को देना है, जिनको जिनको उस टाइम में अलर्ट भेजना है, एक लिस्ट बनाई हुई है, उस हिसाब से हमको अलर्ट को भेजना होता है। Alert messages will be followed by situation report to be sent twice a day or more frequently depending on unfolding events. जैसे मैंने बोला है ऑरेंज तो
ऑरेंज बुलेटिन एवरी 6 आवरली और रेड बुलेटिन एवरी 3 आवरली भेजना होता है। Now, this is the types of flood forecast issued. फ्लड लेवल फोरकास्ट है और इनफ्लो फोरकास्ट है। लेवल फोरकास्ट नदियों में जो साइट्स है उनके लिए इशू करते हैं, और इनफ्लो फोरकास्ट जो डैम्स वगैरह है उनके लिए जो फोरकास्ट इशू करते हैं कितना पानी आएगा, वो इनफ्लो फोरकास्ट बोलते हैं। ये है एफएफ नेटवर्क एक्सपांशन ऑफ सीडब्ल्यूसी। सीडब्ल्यूसी अब तक कितना कैसे कैसे एफएफ नेटवर्क एक्सपांशन हुआ है ये ग्राफ से आप देख सकते हैं। ये फर्स्ट जो स्टेशन ओपन हुआ था वो 1958 में हुआ था। 1958 में फर्स्ट फ्लड फोरकास्टिंग साइट वाज इंस्टॉल्ड ऑन रिवर यमुना, और उसका नाम है दिल्ली रेलवे ब्रिज। उसके बाद धीरे धीरे करके बढ़ते बढ़ते अब 2025 में ये टोटल नंबर ऑफ फोरकास्टिंग स्टेशन हो गया है 350। उसमें से 200 लेवल फोरकास्टिंग स्टेशन है जो कि रिवर के ऊपर है, और 150 इनफ्लो फोरकास्टिंग स्टेशन है जो डैम्स वगैरह बनी हुई है उससे है। ये तो मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर ही लिया। और नेक्स्ट ये टाइप्स ऑफ फोरकास्ट। तो फोरकास्ट कहाँ कहाँ इशू होता है? एक तो लेवल फोरकास्ट इशू होता है, और इनफ्लो फोरकास्ट इशू होते हैं, और शॉर्ट रेंज फोरकास्ट इशू होता है। टाइप्स में शॉर्ट रेंज फोरकास्ट इशू होता है जो जिसका वार्निंग टाइम है बिलो 24 आवर्स, 24 घंटे के नीचे जो भी फोरकास्ट इशू होते हैं जो हम कन्वेंशनल मेथड के द्वारा करते हैं उसको शॉर्ट रेंज फोरकास्ट बोलते हैं। और उसका डिटेल्स हमको कहाँ मिलेगा? ffs.india-water.gov.in। इसमें अगर आप खोलते हैं, मेरे ख्याल से आप सभी अवेयर हैं इसके बारे में, इसमें खोलते हैं तो आपको सारे डिटेल्स वहां पे मिल जाएंगे। और 7 डे एडवाइजरीज फोरकास्ट, वार्निंग टाइम 7 डेज। 7 डेज बिफोर ही हम अलर्ट कर सकते हैं कि यहाँ पानी आ सकता है, 7 दिन पहले ही उसका हम बोल सकते हैं। और उसको हम कहाँ देख सकते हैं? इस वाले वेबसाइट में हम उसको देख सकते हैं, aff.india-water.gov.in। यहाँ पे 7 डेज एडवाइजरीज के बारे में इंफॉर्मेशन रहता है। आजकल नया भी इशू हुआ है इनंडेशन फ्लड फोरकास्ट, ये अभी हाल ही में इशू हुआ है इनंडेशन फोरकास्ट। यहाँ वार्निंग टाइम है 3 डेज बिफोर। इसको बंद कर देते हैं। So we are discussing about the types of forecast. Short range forecast जो कि warning time है less than 24 hours, और 7 days forecast, 7 days पहले ही हम इसको वार्न कर सकते हैं, लोगों को अलर्ट कर सकते हैं कि यहाँ यहाँ पानी आ सकता है, और इसका इंफॉर्मेशन हमको यहाँ aff.india-water.gov.in में मिल सकता है। और इनंडेशन फोरकास्ट जो अभी शुरू हुआ है उसका वार्निंग टाइम है 3 डेज, और इसका इंफॉर्मेशन भी ये वो वेबसाइट में आपको मिल सकता है। ये शॉर्ट फोरकास्ट सर्विसेज ऑफ सीडब्ल्यूसी, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। लेवल फोरकास्ट टाइप है और इनफ्लो फोरकास्ट है। तो ये यहाँ लेवल फोरकास्टिंग स्टेशंस का जो गेज वगैरह लगी हुई है, जनरली ब्रिजेस, साइड्स, वेस्ट, इन सब में ये सब आपने देखा ही होगा, ये सब लगे हुए हैं। यहाँ पे जो डेटा लेके हम फोरकास्ट करते हैं वो लेवल फोरकास्ट होता है, और इनफ्लो फोरकास्ट मेनली रिजर्वर्स, वेयर्स और बैरेजेस में होता है। ये देखिए, और सुबह मैंने डिस्कस किया था, सीडब्ल्यूसी इनिशिएट्स फ्लड फोरकास्ट एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। वो लोग हमको बोलते हैं कि हमें इस एरिया में, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं कि हमें इस एरिया में हमें फ्लड फोरकास्ट चाहिए, यहाँ पे हमको फ्लड फोरकास्टिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उस हिसाब से हम वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और उसके लिए वार्निंग लेवल, डेंजर लेवल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ही हमको फिक्स करके देते हैं, और फिर उसके आधार पर हम वहाँ पे फोरकास्ट इशू करते हैं। ये है सीडब्ल्यूसी ऑफिसेस इन्वॉल्व इन एफएफ स्टेशंस डूइंग एफएफ। फ्लड फोरकास्ट का सीडब्ल्यूसी के कौन कौन ऑफिस करते हैं? तो एक तो सारे
32 डिविजन्स ऑफिस है जो फ्लड फोरकास्टिंग से जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट मैं बोलूँगी 36 ही है, क्योंकि वो लोग डेटा भी लेते हैं, एंट्री भी करते हैं विम्स में। और डिविजन्स ऑफिस ये डेटा एससी ऑफिस को भेजते हैं, एससी ऑफिस फिर रिपोर्ट करते हैं चीफ इंजीनियर जो फील्ड में रहते हैं, और डिवीजन ऑफिस डायरेक्ट एफएफएम को भी भेजते हैं थ्रू वेबसाइट। और फिर एफएफएम डायरेक्ट में एफएफएम है, एफसीए 1 है, एफसीए 2 है। एफएफएम डायरेक्टरेट जो है शॉर्ट रेंज फोरकास्ट देखते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं और रिपोर्ट करते हैं चीफ इंजीनियर एफएमए को। एफसीए 1, एफसीए 2 ये मॉडलिंग के बेस से वो लोग फोरकास्ट करते हैं। एफसीए 1 करते हैं ये जो मेनली साउदर्न रीजन जो है, और ये जो ग्रीन कलर रीजन है मैप में, इन सब का फोरकास्ट एफसीए 1 करते हैं मॉडलिंग के द्वारा। और बाकी जो है सॉरी एफसीए 1 करते हैं ये जो रेड पोर्शंस है, ये सब में वो लोग मॉडलिंग के द्वारा फोरकास्ट इशू करते हैं। और एफसीए 2 करते हैं ये जो ग्रीन पोर्शंस है नॉर्दर्न बेल्ट में, तो यहाँ पे वो लोग मॉडल के द्वारा फोरकास्ट इशू करते हैं। सीडब्ल्यूसी तो करता ही है फोरकास्ट। सीडब्ल्यूसी से अलावा और कुछ भी स्टेट्स है जो इन्वॉल्व है जो कि अपना फोरकास्ट करते हैं, जैसे कि कर्नाटका हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, असम हो गया। इन्होंने अपना भी एक फ्लड फोरकास्टिंग सेटअप रखा है जो वो लोग अपने से फोरकास्ट इशू करते हैं। These are the organization involved, NRSC, CDEC, IMD, ये सब ऑर्गेनाइजेशन अभी फ्लड फोरकास्टिंग से जुड़ा हुआ है। एंड इंफॉर्मेशन नीडेड फ्रॉम स्टेट, क्या क्या इंफॉर्मेशन हम स्टेट से लेते हैं? वार्निंग लेवल एंड डेंजर लेवल अपडेशन, सुबह ही जैसे डिस्कस हुआ था कि वो लोग हमें वार्निंग लेवल, डेंजर लेवल देते हैं, फिर टाइम टू टाइम उसको अपडेट भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि उसको सालों से वही चल रहा है, क्योंकि नेचर है, कभी भी चेंज हो सकता है, उसके हिसाब से हमको अपडेट करना पड़ता है। फिर हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन नेटवर्क डिटेल्स भी चाहिए, एफएफ एक्टिविटीज ऑफ स्टेट, ये सारा डिटेल इंफॉर्मेशन हम स्टेट से लेते हैं और हम फिर उनके साथ मिलके फिर अपना फोरकास्ट करते हैं, फिर उनको भी प्रोवाइड करते हैं। एंड दिस स्लाइड इज शोइंग द रूटीन एफएफ एक्टिविटीज ऑफ सीएफसीआर। एफएफएम डायरेक्टर में क्या क्या काम होता है ये देखिए। ओवरऑल मॉनिटरिंग ऑफ फ्लड फोरकास्ट एक्टिविटीज ऑफ सीडब्ल्यूसी, मतलब जैसे वो स्लाइड में मैंने दिखाया था कि साइट ऑफिसर से जैसे वाटर लेवल, डिस्चार्ज या रेनफॉल जो भी है डेटा है कलेक्ट होता है, और थ्रू वायरलेस और फोन और टेलीफोन, जिससे कि द्वारा वो डिवीजन ऑफिस में जाता है। डिवीजन ऑफिस में उसको फिर एंट्री करते हैं, फिर फोरकास्ट होता है तो फोरकास्ट इशू करते हैं, फिर एंट्री करते हैं। और ये सारा कुछ हम थ्रू fs.india.water.gov.in के द्वारा हम इसको ओवरऑल मॉनिटर करते हैं। हम देखते हैं कि हर जगह पे कहाँ कहाँ फोरकास्ट इशू करना है, वहां से ठीक से फोरकास्ट इशू हुआ है कि नहीं हुआ है, कहाँ पे एक्सट्रीम फ्लड आ रही है और भी पानी बढ़ने की संभावना है या नहीं है, कहाँ पे डेटा एंट्री नहीं हुआ है, कहाँ पे होना था, ये सारा कुछ है ना ओवरऑल मॉनिटरिंग किया जाता है एफएफएम डायरेक्टरेट में। फिर मॉनिटरिंग ऑफ हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल सिचुएशंस, आईएमडी बुलेटिन्स, आईएमडी एंड अदर वेदर रिलेटेड वेबसाइट्स, WRD वेबसाइट्स, ये सारे सिचुएशन यहाँ मॉनिटर होता है। आईएमडी का जो वेबसाइट्स है वहां से हम लोग देखते हैं कि QPF देखते हैं, फिर देखते हैं कि अगले 24 आवर्स में, 48 आवर्स में कहाँ कहाँ बारिश होना है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, हैवी टू वेरी हैवी रेन कहाँ हो सकता है, बारिश होने की वजह से वहाँ कहाँ फ्लड आ सकती है, ये सारा कुछ यहीं पे मॉनिटर होता है CFCR में। रेड एंड ऑरेंज फ्लड बुलेटिन्स इशू करते हैं। रेड बुलेटिन एवरी 3 आवर, दैट इज एक्सट्रीम फ्लड बुलेटिन, एंड ऑरेंज बुलेटिन एवरी 6 आवर्स, दैट इज सीवियर फ्लड बुलेटिन भी यहाँ से इशू होता है। फिर MSA एडवाइजरी जाता है जो कि डेली है, डेली फ्लड बुलेटिन भी एक इशू होती है, मतलब डेली फ्लड बुलेटिन डिवीजन से भी इशू होती है, और सारे डिवीजन से वो फ्लड बुलेटिन आने के बाद उसको देखना, कंपाइल करना, और फिर उसके बाद यहाँ से भी सेंट्रल फ्लड कंट्रोल रूम से भी एक डेली फ्लड बुलेटिन इशू होता है, जब जहाँ पे वाटर लेवल रहता है, रेनफॉल रहता है, फिर फोरकास्ट रहता है, सारा इंफॉर्मेशन रहता है। और ये हम लोग यहाँ पे जो सेंट्रल एजेंसीज है, बाकी अथॉरिटीज है, इन सबको हम ये डेली हम इसको सेंड करते हैं थ्रू ईमेल एंड व्हाट्सएप में भी कहीं कहीं भेजते हैं। डेली फ्लड सिचुएशन रिपोर्ट एंड स्पेशल फ्लड एडवाइजरी आफ्टर साउथ ईस्ट मानसून एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जैसे साउथ वेस्ट मानसून विड्रॉ हो गया, फिर अब हम सो जाए ऐसा नहीं हो सकता है, उसके बाद भी हमको मॉनिटर करना होता है। अगर जैसे कहीं पे, जैसे ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से तमिलनाडु एरिया में, ये सब एरिया में क्या है,
बहुत ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट होता है, फिर वहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का अलर्ट रहता है, उसके हिसाब से हम उस एरिया में स्पेशल फ्लड एडवाइजरी भी इशू करते हैं, लोगों को अलर्ट करते हैं कि आप अलर्ट रहिए। ब्रीफिंग ऑफ फ्लड सिचुएशन, कभी कहीं मीटिंग वगैरह हो तो वहाँ पे भी फ्लड सिचुएशन क्या कंडीशन है वो सब ये सारा का इशू ऑफ कैप अलर्ट्स, मंथली एंड एनुअल फ्लड रिपोर्ट्स, हर सिचुएशन का रिपोर्ट, जैसे जम्मू कश्मीर में फ्लड आया उसके लिए रिपोर्ट, ये सारा काम जो है सेंट्रल फ्लड कंट्रोल रूम में होता है। CWC फील्ड ऑफिसेस कोऑर्डिनेशन विद IMD एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये देखिए स्टेट गवर्नमेंट के साथ IMD के साथ हम कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, क्या हम उनको डाटा देते हैं, वो हमें क्या डेटा देते हैं, ये सारा इस स्लाइड में लिखा हुआ है, बोला गया है। IMD को हम क्या देते हैं, डेली रेनफॉल देते हैं, डेली बुलेटिन, जो रेन गेज है जहाँ साइटों में है वहां से रेनफॉल कलेक्ट होता है, फिर हम उसको IMD को प्रोवाइड करते हैं। और IMD CWC की क्या देता है, QPF देता है, क्वांटिटेटिव प्रेसिपिटेशन फोरकास्ट देते हैं, हाइड्रोमेट बुलेटिन देते हैं, साइक्लोन वार्निंग्स देते हैं, रेनफॉल डेटा देते हैं। ठीक है, IMD को हम देते हैं डेली रेनफॉल जो कि ऑब्जर्व होता है हमारे साइट ऑफिसों में, और हम कलेक्ट करते हैं, और डेली बुलेटिन भी देते हैं जो सबके लिए बनता है, वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। और IMD हमको QPF देते हैं, हाइड्रोमेट बुलेटिन देते हैं, फिर साइक्लोन वार्निंग है तो वो देते हैं, रेनफॉल डेटा भी हमको प्रोवाइड करते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट का हम क्या क्या देते हैं, फ्लड सिचुएशन रिपोर्ट कम एडवाइजरीज, फ्लड फोरकास्ट, flood warnings, hydrological real-time data, flood related meetings। ये एक आप तो देखे होंगे, जैसे मानसून शुरुआत से पहले एक प्रिपेयर्डनेस मीटिंग होती है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ होती है, और उसमें क्या क्या मेजर्स लिया जाता है सारा कुछ डिस्कस होता है, कि ताकि ये जो फ्लड पीरियड है ये स्मूथली रन करे, लोगों को परेशानी ना हो, और जो डैमेजेस है कॉज बाय फ्लड वो मिनिमम हो, कम से कम हो, उसके लिए हम स्टेट मैम गवर्नमेंट के साथ। QPF क्या होता है मैम? व्हाट इज QPF? क्वांटिटेटिव प्रिसिपिटेशन फोरकास्ट। ओके मैम। ठीक है, तो ये सारा स्टेट गवर्नमेंट के साथ होता है। और स्टेट गवर्नमेंट को हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्लड रिपोर्ट जो कि फोरकास्ट, जैसे स्टेट गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करते हैं फ्लड रिपोर्ट विद HO डाटा, रिजर्वर स्टोरेज लेवल, जैसे जहाँ जहाँ पे रिजर्वर्स है वहाँ का स्टोरेज लेवल कितना है, वो सब वो हमको स्टेट गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करता है, क्योंकि ज़्यादातर वो जो रिजर्वर्स है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही है, तो वो लोग हमें वो चीज़ प्रोवाइड नहीं करने से हम इनफ्लो फोरकास्ट नहीं दे पाएंगे। ये तो सारा वो इन्फॉर्म हमें करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके बाद हम कैलकुलेशन करते हैं, फिर हम उनको फिर दोबारा से हम फोरकास्ट इशू करते हैं, मतलब उनको प्रोवाइड करते हैं फोरकास्ट इशू करने के बाद। और ये है डेटा शेयरिंग विद नेबरिंग कंट्रीज। तो सुबह मैंने एक स्लाइड दिखाया था, वहां पे दिखाया था कि ट्रांसबाउंडरी रिवर्स, जैसे नेपाल से कुछ कुछ रिवर्स आ रहा है, फिर भूटान से आ रहा है, फिर हमारे रिवर्स बांग्लादेश में जा रहा है, तो फिर हमारा क्या है ना, नेबरिंग कंट्रीज के साथ एक डाटा शेयरिंग का वो बना हुआ है। ये देखिए, नेपाल से हम इंडिया डेटा लेते हैं, भूटान से लेते हैं, चाइना से भी लेते हैं। चाइना का अभी थोड़ा वो बंद हुआ है, कुछ पेपर वर्क के वजह से, जो भी है अभी बंद है फिलहाल। बट भूटान से और नेपाल से हमारे पास डेटा आ रहा है। क्या क्या डेटा लेता है, HO डाटा ऑफ नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, और भूटान से HO डाटा ऑफ नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो ये सब डेटा आता है, क्योंकि भूटान में बहुत ज्यादा बारिश होगी, वहां के रिवर अगर पानी बढ़ेगा तो ये ऑब्वियसली इंडिया में जो है पोर्शन नॉर्थ बंगाल साइड और आसाम के साइड उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि भूटान में एक बार बहुत ज्यादा बारिश हुई, बहुत पानी आई, तो यहाँ आसाम में ग्वालपारा जो है एकदम पूरा फ्लडेड हो गया था, वो मेनली भूटान से पानी आने का वजह ही है। सिमिलरली नेपाल से जो है ना, गंडक, कोशी, ये सब रिवर्स उधर से ही ओरिजिनेट होते हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है और फिर पानी आ जाता है, तो उसका इफेक्ट बिहार में देखने को मिलता है। और इंडिया के नीचे इंडिया का पानी कहाँ जाता है, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को हम डेटा देते हैं, बांग्लादेश रिपोर्ट जनरेट होता है, एक तो गुवाहाटी ऑफिस से जाता है और एक पटना ऑफिस से जाता है। बांग्लादेश मैसेज जाता है, वहां पे कुछ कुछ साइटों का, जैसे तीस्ता हो गया,
और ब्रह्मपुत्र का वाटर लेवल जाता है 3 आवरली और 6 आवरली ऐसे करके, फिर डिस्चार्ज जाता है डेली, और रेनफॉल जाता है। अगर 50 mm के ऊपर रेनफॉल होता है तो उस साइट, कुछ कुछ पर्टिकुलर साइट से उनका डेटा वहाँ हम भेजते हैं बांग्लादेश में। और इसके अलावा भी पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन भी करते हैं। अभी जैसे 8 आवर्स हो गया, 13 आवर्स हो गया, 18 आवर्स हो गया, उस टाइम हम कुछ कुछ साइट्स है वहाँ के साथ पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन भी होता है। तो ये हो गया डेटा शेयरिंग विथ नेबरिंग कंट्रीज। अभी आपको थोड़ा सा फ्लड फोरकास्टिंग प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। फ्लड फोरकास्टिंग, जैसे हम फ्लड फोरकास्ट करते हैं, फोरकास्ट मतलब क्या है? फोरकास्ट मतलब भविष्यवाणी है। क्या है कि ये साइड में इतने बजे कितना पानी आएगा, ये सब जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं वही है फ्लड फोरकास्टिंग। तो वो तो ऐसे नहीं हो जाता, उसका कुछ कुछ प्रोसेस है। तो स्टेप्स क्या है? डाटा कलेक्शन, डाटा ट्रांसमिशन, फॉर्मुलेशन ऑफ फ्लड फोरकास्ट एंड डिसेमिनेशन ऑफ फोरकास्ट। तो डेटा कलेक्शन, जैसे साइट ऑफिसों में वेरियस टाइप्स के डेटा रहता है। मैनुअल ऑब्जर्व किया हुआ डेटा भी हो सकता है और ऑटोमेटिक डेटा भी हो सकता है, जैसे थ्रू टेलीमेट्री हम डेटा कलेक्ट करते हैं। तो अलग अलग टाइप्स के डेटा हो सकते हैं। रेनफॉल हो गया, डिस्चार्ज हो गया, वाटर लेवल तो है ही है। सारा डेटा हम कलेक्ट करते हैं, करने के बाद डेटा ट्रांसमिट करते हैं। किसको करते हैं? साइट ऑफिस से ये डिवीजन ऑफिस में जाएगा, डिवीजन ऑफिस में फिर उसको एनालिसिस करते हैं, फिर अगर ज़रूरत होता है तो फॉर्मुलेशन ऑफ फ्लड फोरकास्ट, मतलब हम फोरकास्ट इशू करते हैं। अब फोरकास्ट इशू करके बैठे रहने से क्या होगा? फिर उसको फिर डिसेमिनेट भी करना पड़ता है कि टाइमली इशू करने के बाद टाइमली उसको डिसेमिनेट भी कर सके, क्योंकि हमारा काम है उसको फोरकास्ट इशू करना। बाकी जो लोगों को इवैक्यूएट करना है, अलर्ट करना है, ये सारा काम बाकी स्टेट गवर्नमेंट वालों को करना है। तो उसके लिए उनको टाइम देना है। तो इशू करने के तुरंत बाद ही हम उसको डिसेमिनेट करते हैं। उसका अलग अलग टाइप से हम डिसेमिनेट करते हैं, उसके बारे में मैं डिटेल्स आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। तो ये हो गया फ्लड फोरकास्टिंग प्रोसेस का कुछ स्टेप्स: डेटा कलेक्शन, ट्रांसमिशन, फॉर्मुलेशन ऑफ फोरकास्ट और डिसेमिनेशन ऑफ फोरकास्ट। नाउ डेटा कलेक्शन हो गया, मैनुअली भी हो सकता है, ऑटोमेटिक भी हो सकता है। मैंने ऑलरेडी बताया क्या क्या डेटा है। गेज डाटा है, मतलब वाटर लेवल, रेनफॉल डाटा, डिस्चार्ज डाटा, वाटर क्वालिटी, टेम्परेचर, वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा आर कलेक्टेड मैनुअली। और टेलीमेट्री के द्वारा जो डाटा कलेक्ट होता है वो ऑटोमेटिक है। वो ऑटोमेटिक कोई रहे या ना रहे, वो डेटा कलेक्ट करके वो भेजता रहता है थ्रू सैटेलाइट। फोरकास्ट मेथड एडॉप्टेड, ये है कन्वेंशनल मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड, और ये है मॉडल बेस्ड। इसके बारे में बस थोड़ा सा ही, क्योंकि ये बहुत लंबा टेक्निक है, तो बस आपको थोड़ा सा एक जानकारी दे देती हूँ। स्टैटिस्टिकल मेथड में क्या करते हैं? गेज टू गेज कोरिलेशन ड्रॉ करते हैं। तो इस टाइप का 5-10 साल का डेटा लेके इस टाइप का कोरिलेशन ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद हम उस ग्राफ को देख के हम फोरकास्ट इशू करते हैं। खाली ग्राफ को देख के ही नहीं, बाकी सारे चीजें भी हम रखते हुए फोरकास्ट इशू करते हैं, क्योंकि उस दिन उस वहाँ पे रेनफॉल कितना था, वेदर कैसा है, आगे और पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सारा कुछ देख के कंसीडर करके और ग्राफ देख के जो हम फोरकास्ट करते हैं वो स्टैटिस्टिकल मेथड है। यहाँ पे देखिए जनरली क्या करता है, एक बेस स्टेशन होता है, ये फोरकास्टिंग स्टेशन है, ये फोरकास्टिंग स्टेशन है, और इसके अपस्ट्रीम में एक स्टेशन है बेस स्टेशन। तो क्या करते हैं, बेस स्टेशन में अगर पीक आया हुआ है और बेस स्टेशन से फोरकास्टिंग स्टेशन पानी जाने के लिए मान लीजिए 8 आवर्स लगता है, तो अगर बेस स्टेशन में पीक आया हुआ है अभी प्रेजेंट आवर में, तो 8 आवर्स बाद फोरकास्टिंग स्टेशन में पीक आने की संभावना है। डिपेंड करता है बिटवीन कैचमेंट में कैसा बारिश हुआ है, अगर कुछ दूसरा चैनल आके ज्वाइन किया है नहीं किया है, तो उसके सारा कुछ उसको कंसीडर करते हुए हम फोरकास्टिंग स्टेशन में उसको फोरकास्ट करते हैं कि इतने बजे इतना पानी आएगा। ये मैंने एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाया। तो ऐसे जो फोरकास्ट करता है वो स्टैटिस्टिकल मेथड के अंडर आता है। ये है जो हम फोरकास्ट इशू करते हैं। और मॉडल बेस्ड में क्या है एक मॉडल होता है जिसमें बहुत सारा इनपुट्स देना पड़ता है, उसके बाद मॉडल रन करते हैं और उसके बाद वो फोरकास्ट हमको दिखाते हैं। जैसे 7 डे एडवाइजरी हो गया, क्योंकि वो मॉडल 7 डे पहले ही हमको फोरकास्ट इशू करके हमको देता है। आप लोग शायद बहुत लोग यूज भी करते होंगे माइक 11, माइक 11 मॉडल डिविजन ऑफिस में। ये सब ये मॉडल बेस्ड ऐसे भी हम फोरकास्ट इशू कर सकते हैं।
वाटर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम विम्स, इसमें आप लोग डेटा डालते ही होंगे, जैसे india-water.gov. जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं साइट ऑफिस में, वाटर लेवल हो गया, रेनफॉल हो गया, ये सारे जो है ना हम इस वेबसाइट में एंट्री करते हैं। जैसे वेबसाइट में एंट्री करते हैं तो ये डैशबोर्ड में उसका डिटेल्स दिखता है, ffs.india-water.gov.in। इसमें अगर आप फोरकास्ट एंट्री करते हैं तो फोरकास्ट भी दिखेगा, वाटर लेवल एंट्री करते हैं तो वो भी दिखेगा, और ये भी दिखेगा कि वार्निंग लेवल क्रॉस किया है, डेंजर लेवल क्रॉस किया है, कितने आवर्स है, ये सारा डिटेल्स ये डैशबोर्ड में दिख जाएगा। और ये 7 डेज एडवाइजरी के लिए aff.india-water.gov.in में ये 7 डेज फोरकास्ट भी वहां पे शो करेगा। अब देखिए, जो डेली बुलेटिन इशू होता है ना सेंट्रल फ्लड कंट्रोल रूम से विम्स के थ्रू ही इशू होता है, ये ऐसे आता है। अब इसमें तो 13 नवंबर है ना, तो फिर ऑलरेडी इसमें इतना फोरकास्ट नहीं है। अगर कोई स्टेशन एक्सट्रीम में है तो फिर इसमें कितने स्टेशन एक्सट्रीम में है वो आ जाएगा, कितने स्टेशन सीवियर में है वो भी आ जाएगा, और एबव वार्निंग एबव नॉर्मल में कितना है वो भी यहाँ पे नंबर्स आ जाएगा। अब जैसे ये 13 नवंबर 31 अक्टूबर के बाद की डेट है, तो इसमें ऑलमोस्ट है ही नहीं, तो सारा जीरो आया है। बट फिर भी इनफ्लो फोरकास्ट कितने स्टेशन में है, 5 स्टेशन में है। तो सारा इंफॉर्मेशन जैसे आप लोग डेटा डालते हैं विम्स में, तो ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है। जैसे एक्सट्रीम फ्लड सिचुएशन में कौन सा है, कौन सा रिवर है, कौन सा स्टेशन है, वो स्टेशन किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस स्टेट में है, सारा डिटेल्स इसमें दिख जाएगा। सीवियर में कितना है, ये ऑरेंज कलर है, तो सीवियर में कितना स्टेशन है, ये सारा डिटेल्स यहाँ पे दिखेगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये स्टेशन है, इतने इतने हैं, इसका फोरकास्ट लेवल नहीं है तो नहीं है, जिसका है तो फिर उसका फोरकास्ट यहाँ पे आ जाएगा। क्या टेंडेंसी है, राइजिंग है तो राइजिंग आएगा, कितने बजे का फोरकास्ट है, सारा डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएगा। ये येलो के लिए है, और ये जो है ये कितने कितने स्टेशंस इनफ्लो फोरकास्ट इशू हुए हैं वो सारा डिटेल्स ऐसे, मतलब CFCR से बुलेटिन इशू होते हैं। ये फ्लड फोरकास्ट डिसेमिनेशन, कैसे कैसे फ्लड फोरकास्ट अलग अलग तरीके से डिसेमिनेट। पहले तो क्या होता था, बहुत पुराने जमाने की बात करती हूँ, वो लोग थ्रू मैसेंजर फोरकास्ट इंफॉर्मेशन भेज देते, जैसे ही आया फोरकास्ट हुआ वो फिर फटाफट लिख के मैन्युअली बना के फिर उसको थ्रू मैसेंजर भेज देते थे। पर अब आजकल आप सीधा ही ffs.india-water.gov में आप शॉर्ट रेंज फोरकास्ट देख सकते हैं, और 7 डे एडवाइजरी के लिए ये वेबसाइट में आप क्लिक करने से आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इसके बाद कैप अलर्ट इशू होता है, कैप अलर्ट से भी ये इंफॉर्मेशन हम डिसेमिनेट कर सकते हैं। फ्लड मैसेजेस थ्रू व्हाट्सएप हम इसको इशू कर सकते हैं, मतलब इसको डिसेमिनेट कर सकते हैं। फिर ट्विटर है, फेसबुक है, इन सब से ये सारे फोरकास्ट इंफॉर्मेशन, फ्लड इंफॉर्मेशन हम डिसेमिनेट कर सकते हैं। और पिछले साल 2025 से CWC फ्लड अपडेट करके एक यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है, आप लोग जाइए वहाँ देखिए, और फिर वहाँ डेली जो फ्लड सिचुएशन है वहाँ आपको अपडेटेड फ्लड सिचुएशन न्यूज़ के द्वारा आपको वहाँ मिलेगा। आप लोग प्लीज उसको जाइए देखिए। और फ्लड वॉच ऐप है जो मोबाइल में, आप उसको ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर वहाँ पे भी आप फ्लड सिचुएशन ऑल ओवर द कंट्री आप देख सकते हैं। यह है CWC टेलीमेट्री नेटवर्क ओवरऑल सिस्टम डायग्राम। इसमें टेलीमेट्री कैसे काम करता है, बस एक सिंपल आपको इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ स्टेशन से सारा डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट होता है, जहाँ टेलीमेट्री सिस्टम लगी हुई है। उसके बाद सैटेलाइट के थ्रू अर्थ रिसीविंग सेंटर में जाता है, अर्थ रिसीविंग सेंटर से ये मॉडलिंग सेंटर तक डेटा जाता है, और मॉडलिंग सेंटर में हमको वो डेटा मिल जाता है टेलीमेट्री। तो टेलीमेट्री में एक फायदा है कि वहाँ पे जैसे कई कई साइटें बड़ी रिमोट है, लोगों को आने जाने में वहाँ डेली मतलब जाने के लिए दिक्कत है, वहाँ पे टेलीमेट्री सिस्टम लगा देने से क्या है, हमको ऑटोमेटिक डेटा मिलता रहेगा, वॉट एवर मे बी द कंडीशन, वॉट एवर मे बी द सिचुएशन देयर। टेलीमेट्री स्टेशंस का भी अलग अलग है, जैसे टाइप ए में क्या मेजर होता है, रेनफॉल मेजर होता है। टाइप बी में रिवर वाटर लेवल और रेनफॉल मेजर होता है। टाइप सी में रिजर्वर वाटर लेवल और रेनफॉल मेजर होता है।
टाइप डी में क्या क्या मेजर होता है? रिवर वाटर लेवल, रेनफॉल, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, इवेपोरेशन, सनशाइन, ड्यूरेशन, विंड स्पीड एंड डायरेक्शन, दीज ऑल आर टाइप डी सेंसर जहाँ लगा हुआ है वहाँ पे ये सब सारा मेजर होता है। और टाइप ई खासकर स्नो डेप्थ के लिए है, स्नो डेप्थ, स्नो प्रेसिपिटेशन, ये सब स्नो एरिया में टाइप ई सेंसर लगा हुआ है। और ये एक ऐसे पिक्चर है ये देखिए मतलब टेलीमेट्री सेटअप ऐसे लगा रहता है। थैंक यू। अब आपको कुछ क्वेश्चंस है तो फिर आप पूछ सकते हैं। If you have any question, you can ask. Any questions from the participants? पूछ लीजिए अगर आपका डाउट है तो। पार्टिसिपेंट्स, आपको आवाज आ रही है? Yes, sir. अच्छा, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अमन कहाँ गया आज? सर अभी ठीक है, अभी तो फिलहाल नहीं कुछ है सर। अच्छा, ठीक है। मैडम ने काफी अच्छे से मतलब सिंपल तरीके में समझाया है पूरा, तो आई थिंक कि सब कुछ क्लियर है पार्टिसिपेंट्स को। चलिए, कोई क्वेरी नहीं है किसी की तो देन आई थिंक, हाँ बताइए। अभी हम लोग एआई और एमएल पे भी काम कर रहे हैं ना फोरकास्टिंग के फील्ड में, तो मैम उसका क्या स्टेटस और आगे हम कब तक कर पाएंगे उस पे, उसके बारे में कुछ मैम इनपुट्स। अभी तो उसमें ही करना है आगे जाके, वो तो अभी टेस्टिंग उसमें है स्टेटस में, तो फिर आगे जाके वही काम मतलब उसको ही अपनाना है, उस पे काम करना है, वो कैलिब्रेट करके देखना है कहाँ कैसा आ रहा है, क्या दिक्कतें हैं, उसको ओवरकम करना है, फिर उस पे ही ज्यादा, मेरे ख्याल से उस पे ही ज्यादा फोकस होगा अभी। अभी स्टार्ट किया है मैम कहीं पे हम लोगों ने? नहीं। हाँ, कहीं कहीं तो स्टार्ट हो गया है, वो तो अभी अभी भी उसी स्टेज में है, स्टार्टिंग स्टेज में ही है, तो उसको अगर रिजल्ट अच्छा आएगा तो फिर हम उसी को ही फिर कंटिन्यू करेंगे। ओके, अभी तो वो टेस्टिंग स्टेज में ही है। ठीक है। ठीक है, और किसी का कोई डाउट है तो? नहीं है तो ठीक है मैम, आई थिंक वी कैन क्लोज द सेशन देन। थैंक यू सो मच सुप्रिया मैम थैंक for यू सर। taking the 2 sessions related to flood forecasting and flood management activities of CWC. आपने काफ़ी सिंपल शब्दों में जो हमारा डिफ़िकल्ट टिपिकल टॉपिक है फ्लड फोरकास्टिंग का, आपने काफ़ी सरल तरीके से उसे समझाया पार्टिसिपेंट्स को, और काफ़ी बेनिफिशियल रहे ये दोनों ही सेशन पार्टिसिपेंट्स के लिए। सो ऑन बिहाफ ऑफ नेशनल वाटर अकेडमी आई एक्सटेंड हार्टफुल ग्रेटिट्यूड to Supriya Madam for delivering these 2 very enriching and interesting sessions on flood forecasting and flood management. So thank you so much, Madam. थैंक यू सर। थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर। Thank you.